Hollywood silver screen presenting It Stains the Sands Red। इस कहानी की शुरुआत लास वेगस से होती है, जहां की सड़कें पूरी तरह से सुनसान है क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। और यहीं हमें मॉली और उसके बॉयफ्रेंड निक को दिखाया जाता है, जो गाड़ी से निक के एक दोस्त के पास जा रहे होते हैं जो इन्हें मैक्सिको ले जाएगा, क्योंकि मैक्सिको वो जगह है जहां पर ज़ॉम्बीज़ का वायरस उनका अटैक अभी नहीं हुआ। इसीलिए लगातार इस सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं क्योंकि जल्द से जल्द इन्हें एयरफील्ड तक पहुंचना है। पर बहुत लंबा सफ़र करने की वजह से मॉली की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड निक कहता है कि हमें एयरफील्ड से पहले गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, हमें जाना होगा। और जब वो गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी का एक टायर सैंड में धंस चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल एक दूसरे को दोष दे रहे होते हैं और अब निक अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिसके पास वो जा रहा होता है, पर बात करते करते अचानक ही उसका सिग्नल चला जाता है, इसीलिए उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और तभी मॉली सामने से देखती है कि एक आदमी उन्हीं की तरफ चला आ रहा है, और जब ये ध्यान से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई इन्फेक्टेड इंसान है, यानी कि ये ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। इसीलिए निक अपनी गाड़ी से गन निकालता है। उसी वक्त उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है और अब वो ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां चलाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है। निक एक और गोली चलाता है लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता, और अब निक की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए मजबूरी में इन दोनों को एक बार फिर से कार में वापस बैठना पड़ता है, जिसके बाद इस ज़ॉम्बी का यहाँ से जाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इन्हीं की गाड़ी के चारों तरफ है क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता है। यहाँ रात हो जाती है लेकिन ज़ॉम्बी अब भी इन्हें इनकी साइड विंडो से देख रहा होता है। दरअसल निक से सबसे बड़ी गलती ये हुई होती है कि उसका मोबाइल गाड़ी के बाहर गिरा हुआ है, जो वो अंदर नहीं लाया था, और अब इन्हें मोबाइल को हासिल करना होगा। ये गाड़ी की लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी आसपास नहीं है, इसीलिए मॉली चुपके से कार से उतरती और जल्दी वो मोबाइल तक पहुंच जाती है। पर तभी वो देखती है कि उस ज़ॉम्बी ने निक के ऊपर हमला कर दिया। वो जल्दी से गाड़ी से अपना सामान निकाल कर इस जगह से भाग जाती है, और अगली सुबह कवरेज आने के बाद वो निक के उस दोस्त को कॉल करती है जो एयरफील्ड पर उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। मॉली उसे बताती है कि शायद उसे पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाए, उसे उसका इंतज़ार करना होगा। वो गुस्से से मॉली का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है, और अब मॉली को आगे का सफ़र पैदल ही तय करना होगा। पैदल का जो सफ़र होता है वो 36 माइल्स का दिखा रहा होता है, और वो तय करती है कि वो उस जगह किसी भी हालत में पहुंचेगी, और वो पैदल ही आगे बढ़ चलती है। कुछ घंटे चलने के बाद वो देखती है कि कुछ प्लेन्स वहां से उड़कर जा रहे हैं। इस बात से मॉली हताश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अब एयरफील्ड तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्लेन यहाँ से निकल चुके हैं। वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है और रात को एक जगह आग जलाकर बैठ जाती है, जहाँ बैठे बैठे वो अपने बेटे को भी याद कर रही होती है। और तभी उसकी आंख लग जाती है। इतने में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉली किसी तरह से अपना सामान उठाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके वहाँ से एक चट्टान के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ पाता। सुबह होने पर वो देखती है कि ज़ॉम्बी अब भी उसके आसपास ही है। वो किसी तरह से अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है। ज़ॉम्बी अब भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत स्लो होता है, इसीलिए वो उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। हालांकि मॉली उसकी तरफ पत्थर फेंक कर उसे यहाँ से जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए लगातार उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। मॉली एक चट्टान के ऊपर जाकर रात बिताती है। मॉली को पता है कि ज़ॉम्बी स्लो होते हैं, वो चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाते, इसीलिए वहाँ पे सुरक्षित है। सुबह जब उठती है तो एक बार फिर से उसे निक के दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कल सुबह अगर तुम एयरफील्ड तक नहीं पहुंची तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब भी उसके पास एक मौका है कि वो यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके। मॉली एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू करती है। वो ज़ॉम्बी अब भी लगातार उसके पीछे आ रहा होता है। मॉली का खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो रुक भी नहीं सकती क्योंकि अगर वो रुकी तो ज़ॉम्बी
उसके ऊपर हमला कर देगा। और मौली बहुत ज्यादा थक चुकी है, थकान की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही होती है और तभी सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वो ज़ॉम्बी के साथ उस तूफान में फंस जाती है और जब उसे होश आता है उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है कि सड़क के पास से एक गाड़ी गुजर रही है। वो उन्हें आवाज़ देती है जिसमें से दो आदमी बाहर निकलते हैं। वो सबसे पहले मौली को पीने के लिए पानी देते हैं। इनमें से एक का नाम टेड और दूसरे का नाम जेसन होता है। मौली उन्हें बताती है कि उसे एयरफील्ड तक जाना है, तभी वो इस देश से बाहर निकल सकती है। ये मौली को गाड़ी में बिठाते हैं। मौली देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है। वो कहती है कि शायद मेरा बैग वहीं पर गिरा होगा जहाँ पर मैं बेहोश थी। ये दोनों के दोनों उसका बैग लेने के लिए जाते हैं। मौली गाड़ी में देखती है कि एक पिता और बेटे की फ़ोटो है और फोटो में बेटे ने जो कैप पहनी होती है इस वक्त वो जेसन ने पहनी होती है और पीछे कुछ खून के निशान भी होते हैं। मौली समझ जाती है कि ये दोनों के दोनों खूनी हैं और अब ये दोनों गाड़ी में आने के बाद मौली से कहते हैं कि हमें भी एयरफील्ड जाना है, तुम हमें वहाँ का पता बता दो कि एयरफील्ड कहाँ पर है। मौली को मजबूरी में उन्हें एयरफील्ड का पता बताना पड़ता है, जिसके बाद ही मौली को मारने की कोशिश करते हैं। मौली जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी हम रेत को हिलते हुए देखते हैं जिसके अंदर से वही ज़ॉम्बी निकलता है जो कई दिनों से मौली का पीछा कर रहा है। और अब वो उस जगह पर आता है जहाँ पर मौली को दोनों लोग मार रहे होते हैं। वो जेसन की दोस्त की गर्दन पर काट लेता है और जेसन वहाँ से किसी तरह से गाड़ी लेकर भाग जाता है और गाड़ी से कुछ खाने पीने का सामान नीचे गिर जाता है। और अब मौली एक बार फिर से इस भीड़ में अकेली है। उसके पीछे अब भी वो ज़ॉम्बी आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे उस ज़ॉम्बी के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। पर सच तो ये है कि वो एक ज़ॉम्बी भी है। मौली को यहाँ पर सामान खींचने में बहुत परेशानी हो रही होती है। दरअसल उसके पास एक एयरबोट भी होती है जो गाड़ी से गिरी थी और अब वो उस ज़ॉम्बी पर भरोसा करती है। वो ज़ॉम्बी के गले में उस बोट को बांध देती है जिसमें वो सामान भी रख लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को अपनी कहानी बताती है कि पहले वो एक पोल डांसर थी। वो कम उम्र में माँ बन गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उस वक्त वो उसकी देखभाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने अपने बेटे को अपनी बड़ी बहन को दे दिया और उसी ने उसके बेटे की देखभाल की। वो अब भी अपने बेटे को बहुत मिस करती है और अब वो तय करती है कि वो ज़ॉम्बी को ट्रेन करेगी। अगर वो उसका कहना मानेगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी, नहीं तो यहीं भीड़ में छोड़ देगी। और जल्दी वो ज़ॉम्बी उसका कहना मानना शुरू कर देता है। ये दोनों के दोनों हाईवे तक पहुंच जाते हैं जहां पर मौली अब गाड़ी का इंतज़ार कर रही है ताकि जल्द से जल्द वो एयरबेस तक पहुंच सके। और तभी कुछ मिलिट्री की गाड़ियां आती है। वो ज़ॉम्बी को छुपा देती है क्योंकि उसे पता है कि अगर सोल्जर्स ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो उसे मार देंगे। और खुद वो गाड़ियों के आगे खड़ी हो जाती है, जिसके बाद सोल्जर्स उस पर गन तान देते हैं। मौली कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और तभी वो ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सोल्जर उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन मौली उन्हें मना करती है। फिर भी एक सोल्जर उसे गोली मार देता है, जिसके बाद उस ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मौली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी उसकी उंगली पर काट लेता है। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगी, पर इससे पहले कि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैलता वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती। वो अपनी उस उंगली को काट देती है और अब यहाँ से एक बार फिर से वो ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ज़ॉम्बी अब बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी मौली अपने सामने देखती है जहाँ पर उसे एयरबेस दिखता है, जहाँ से वो इस देश से बाहर निकल सकती है, जहाँ पर निक का दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा है। ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो वहीं सड़क पर लेट जाता है। मौली को पता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, उसे मुक्ति देनी होगी, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को मार देती है और यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ती है। जल्दी वो निक के दोनों दोस्तों तक पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद अब वो मैक्सिको आराम से जा सकती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से मैक्सिको के लिए निकलने से पहले वो लॉस वेगस अपनी बहन को कॉल करती है, जहाँ पर उसका बेटा भी है। कॉल को उसका बेटा उठाता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे घर पर बंद किया गया है, घर के बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। और अब वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। वो समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहन शायद इन्फेक्टेड हो गई है या वो मारी जा चुकी है। अब उसे पता है कि उसके बेटे को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो मैक्सिको के प्लान को कैंसिल कर देती है। दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो किसी तरह से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गाड़ी तक पहुँच जाती है और जल्दी गाड़ी से लॉस वेगस की उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन रहती है। और जब वो अपनी बड़ी बहन के घर के अंदर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन और उसका पति मारे जा चुके हैं।
वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका बेटा अपने टेंट के अंदर छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने बेटे को लेकर नीचे आती है जहाँ दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम मेरे पीछे रहना। उसके हाथ में शॉवेल होता है और वो आगे बढ़ती है और ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करती है और यहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है, जिसके बाद ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। आपको क्या लगता है कि जो ज़ॉम्बी मौली के पीछे आ रहा था, जिसने उसकी मदद की थी, वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? जबकि हर एक ज़ॉम्बी या तो दूसरे इंसान को मारना चाहता है या उसे इन्फेक्टेड करना चाहता है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।